हेलो लर्नर्स, मैं हूँ चंद्रना दास। तो आज हम जो यूनिट 3 है हमारे सिलेबस में, यूनिट 3 के जो फर्स्ट सब सेक्शन है उसका जो दूसरा टॉपिक है कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट कॉग्निशन, देन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड देन वी विल कम टू स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ ये जो कॉग्निटिव टर्म है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? इट्स अ लैटिन derivation. The word is cognoscere, 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 which means get to know, जानना. ठीक है? So whenever we come upon with the word cognition, we always refer to mental processes. Cognition is equal to mental activities, mental processes, different brain activities. ये सब terms आते हैं. So cognition is a term referring to the mental processes जहाँ पे क्या involve होता है? Gaining knowledge एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसका मतलब नॉलेज किस तरह से हम प्राप्त करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने की एबिलिटी। नाउ द प्रोसेस इंक्लूड थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये डिफरेंट टास्क जो है, सोचना, जानना, याद करना, जज करना किसी चीज को, किसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो दीज ऑल टास्क प्रोसेसेस, these are some different points that happens in our brain and it is called as cognition or mental processes. So cognition, again we can say, is a mental process relating to input, storage of information. जो information हमें मिलता है, input that means that information that we collect first, फिर उसको store करते हैं, then we use it to guide ourselves and how that information is then used to guide your behavior. कुछ भी करने के लिए आप किस तरह से उन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में. सो वट एवर हैपन्स इन अवर ब्रेन, every mental activities, every mental processes is called cognition. Now, what is cognitive process? Now, when we go to the word process, then it has to be something in continuity. So, ये जो terms आपने देखे हैं, thinking, knowing, remembering, ये एक एक इंडिविजुअल टर्म्स है. अगर आप थिंकिंग प्रोसेस में है, देन यूर इन कॉग्निशन ऑफ थिंकिंग ओनली, या फिर नोइंग, या फिर जजिंग, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग. बट अब अगर हर एक को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, कॉग्निटिव प्रोसेस रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क्स द ब्रेन डज कंटिन्यूअसली. एक साथ बहुत सारे टास्क जब कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, देन इट इज कॉग्निटिव प्रोसेस. आप सपोज सोच भी रहे हो, फिर किसी चीज को रिकॉल भी कर रहे हो, जज भी कर रहे हो, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो, एंड लॉट मोर इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हो, देन इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन द एग्जांपल. सपोज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल जो होता है हमारे साथ. इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन योर सोफा while watching a movie. एक मूवी देख रहे हो, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है. इवन यू स्टार्ट स्मेलिंग समथिंग बर्निंग. बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, फिर भी आपका जो स्मेलिंग सेंस है उससे आपको कुछ स्मेल की अनुभूति हो रही है, कुछ स्मेल आपको मिले, बर्निंग स्मेल. इमीडिएटली व्हेन द बर्निंग स्मेल कम्स, यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये बर्निंग स्मेल कहाँ से आ रहा है. व्हाई यू स्टार्ट थिंकिंग? बिकॉज बर्निंग समथिंग मींस देयर हैज टू बी समवेयर फायर एंड इट्स डेंजर. ये सब चीजें एक साथ आपके माइंड में चलता रहता है. ठीक है, पहले जो ये सेंस, जो स्मेलिंग सेंस है हमारा, सेंस ऑर्गन्स में से कोई एक जो है नोज, दिस सिग्नल फर्स्ट ऑफ ऑल जो बर्निंग होने का जो एक स्मेल है, फर्स्ट नोज कलेक्ट करके इट इज सेंट टू द ब्रेन, देन ब्रेन टेल्स यू इट्स द स्मेल ऑफ समथिंग बर्निंग. सो ये एक प्रोसेस चल रहा है. देन उसके बाद क्या करते हो कि सडनली यू रिमेम्बर दैट यू हैड अ पिज्जा. आप रिकॉलिंग, ये जो रिमेम्बरिंग टास्क है ये कर रहे हो. देन कि हाँ क्या कहाँ क्या रखा था, यू हैड अ पिज्जा इन द ओवन, आपको याद आया. उसके बाद आप क्या करते हो, दौड़ के जाते हो कि किस तरह से उसको निकालो. तो यू गो थ्रू डिफरेंट सीरीज ऑफ मोटर मूवमेंट्स. देन यू टेक आउट द ओवन. फिर आप डिसाइड करते हो, अगेन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब जो बर्न हो गया है वहां से लेस पार्ट खाओगे ऑब्वियसली, और गो बैक टू द लिविंग रूम से. मतलब कि ये जो आप कर रहे हो ये सब आपने की, अटेंशन, थिंकिंग, रिकॉलिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग.
सो ये इन टोटलिटी ये है आपका एक कॉग्निटिव प्रोसेस, जहाँ पे आपने ब्रेन में ही सब कुछ किया है, डिफरेंट टास्क को एक साथ किया है, और and you have adjusted to the environment. Okay, so this is cognitive process. Now let's come to the different stages of cognitive development. Now this book, ये आपके पास है ये किताब, अगर ये किताब नहीं है तो भी आपको इस पीडीएफ में मैंने पूरा एक स्कैन्ड कॉपी दिया है, यू कैन गो थ्रू, जिसका है यू कैन रिलेट और अपने बुक में मार्क कर सकते हो, क्योंकि बुक से पढ़ोगे देन इट विल बी मोर कंफर्टेबल। तो ये जो जॉन पियाजे, इनका जो है, दो द टर्म स्पेल्स एज JEAN, इट प्रोनाउंसेस एज जॉन, जॉन पियाजे। सो उनका एक डेवलपमेंटल थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, यू कैन गो थ्रू दैट। ही इज अ स्विस बायोलॉजिस्ट। उनका इंटरेस्ट था एपिस्टेमोलॉजी में, जो कि एक ब्रांच है फिलोसफी का, एंड दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, जो हमने डिस्कस किया था। नॉलेज किस तरह से ज्ञान दिया जा सकता है, हाउ कैन स्प्रेड देम, हाउ ज्ञान इज गे, मतलब ज्ञान किस तरह से प्राप्त करते हैं लोग, एंड व्हाट इज द नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉलेजेस का, एवरीथिंग अबाउट नॉलेज, क्या है नॉलेज, क्या है ज्ञान, क्या है। सो ही हैड वेरी प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन दैट, और उन्होंने इसीलिए चाइल्ड और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में काम भी किया है। और उन्होंने एक इंटेलिजेंट टेस्ट में भी काम किया है, जो कि बिनेट टेस्टिंग लेबोरेटरी में किया था पेरिस में। सो इस तरह से आप थोड़ा सा उनका जो बैकग्राउंड है आप पढ़ लो, और जब ये किताब आप पढ़ रहे हो, डोंट मिस अ लाइन। इसको नॉवल की तरह, जिस तरह आप नॉवल में कोई लाइन मिस नहीं करते हो, तो मिस अ लाइन सब आप एक बार पढ़ते जाओ, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में स्टोर रहेंगे, और शायद ये एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको रिकॉल हो जाए। सो डोंट मिस अ लाइन। याद नहीं करना है आपको, एकदम बाय हार्ट नहीं करना है, यू गो थ्रू, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप मर्जिन कर दो। यहाँ पे मैंने एक दो चीजें मर्जिन कर दिया है, वो मेरे कॉन्साइंस में मैंने किया था कि मुझे ये याद रखना था। आपके कॉन्साइंस में आप कुछ और दो वर्ड्स भी मर्जिन कर सकते हो, दैट वेरीज विद पीपल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, आपको ये या अच्छे से इनको समझना है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे, मैं बस आपको जो मेन चीज है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है। नाउ यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा, स्कीमा। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, स्कीमा। क्या है स्कीमा? इट्स अ जनरल पोटेंशियल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिहेवियर। एक पोटेंशियल है कुछ तरह के बिहेवियर परफॉर्म करने में, एक क्लास ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका सपोज एक स्कीमा होता है, एक पोटेंशियल होता है कुछ चीजें परफॉर्म करने का, जैसे कि सकिंग। हाँ, सकिंग, इसीलिए एक स्कीमा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सकिंग स्कीमा। ठीक है, तो ये जो सकिंग स्कीमा है यहाँ क्या करते हैं, इट रेफर्स टू वंस कॉग्निटिव, जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी और पोटेंशियल टू सक ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी आप चीज दो वो सक करते हैं, तो ये एक कॉग्निटिव एबिलिटी है। दिस स्कीमास आर नथिंग बट दीज आर सर्टेन एबिलिटीज जो कि बच्चे यूज करते हैं। इट्स नॉट अबाउट बच्चे, बट व्हाई वी यूज द वर्ड चाइल्ड, बिकॉज ये स्कीमास जब हम बढ़ते जाते हैं तो डिफरेंट होते जाते हैं। तो यहाँ पे सिंस जॉन पियाजे ने स्टेजेस को बच्चों से स्टार्ट किया है, सो वी विल आल्सो स्टार्ट विद चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमा लिया है, जैसे कि सकिंग स्कीमा। आप कुछ और ले सकते, जैसे ग्रेस्पिंग स्कीमा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चीजें ग्रेस्प कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं थ्रो कर देते हैं। मतलब हर एक का एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिहेवियर है जो वो जनरली परफॉर्म करते हैं। ओके, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। नाउ एक बच्चे का एक स्कीमा होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट स्कीमास हो सकते हैं। इसीलिए ये जो स्कीमास है इन टोटल सब मिला के एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पहले आप स्कीमा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये है एक जनरल पोटेंशियल या जनरल एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिहेवियर। किस तरह का? जैसे सकिंग, ग्रेस्पिंग,
कैलकुलेटिंग, ठीक है, कोई कोई ऐसा होता है कि he shows a general behavior of calculating, कुछ भी आप बोलोगे start calculating, so उस तरह का जो जनरल एक पोटेंशियल एक बिहेवियर होता है। सो नाउ स्कीमा, इसलिए हर एक इंसान का एक से ज्यादा स्कीमास होते हैं, डिफरेंट स्कीमास, एंड इन टोटलिटी इट फॉर्म्स अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है देन यू कैन टेल मी, वी विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन। नाउ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग? यहाँ पे 3 टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये है एकोमोडेशन, और इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, फिर से हम जाते हैं पहले स्लाइड में। ना व्हाट इज एसिमिलेशन? जैसे कि पहले आपने पढ़ा है स्कीमा, ठीक है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं सकिंग स्कीमा, दैट मींस चूसना, कोई भी चीज आप दे दो बच्चे को, ही स्टार्ट्स सकिंग इट। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन? इज matching between the already existing cognitive structure and the environmental needs। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। सपोज आप एक छोटे बच्चे को एक बड़ा सा टॉय देते हो, ठीक है, उस बच्चे का एक स्कीमा है कि he sucks every object that he gets, ठीक है, कुछ जो भी पाता है वो हर एक चीज को सक करता है। तो एक छोटी चीज को सक करना इजी है, बट व्हेन यू गिव अ लार्जर ऑब्जेक्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ आपने दे दिया एक बहुत बड़ा पुतला दे दिया, नाउ ही स्टार्ट्स सकिंग इट, सक करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा है। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मैचिंग बिटवीन his sucking schema that is already existing cognitive structure जो कि है उसके already sucking schema with the environmental needs जो आपने दिया है वो बड़ा सा object, he started matching it। ठीक है, that is assimilation। अब वो कर पाया है कि नहीं कर पाया है, सक कर पाया है कि नहीं कर पाया। सपोज वो एडजस्ट कर लिया उसने, ओके फाइन। अगर नहीं किया, नाउ नहीं हो रहा है, तो that instead of sucking the child may respond by pushing or grasping the toy। अगर उस सक नहीं कर पाया तो क्या करेगा वो, या तो फिर उसे पुश करेगा, मतलब धकेल देगा थोड़ा दूर, या फिर स्टार्ट ग्रेस्पिंग। एक ग्रेस्पिंग स्कीमा होता है, जो भी चीज मिलता है वो जोर से पकड़ के रखने की कोशिश करता है, या फिर और एक स्कीमा है थ्रो, फेंक दिया कहीं पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। दैट मीन्स जो पहला वाला स्कीमा था सकिंग स्कीमा वो काम नहीं किया, तो एक दूसरा स्कीमा उसने अडॉप्ट किया या फिर एकोमोडेट किया, इसलिए इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब ये जो उसने एकोमोडेशन किया एसिमिलेशन के बाद, इज ही सेटिस्फाइड? ये जो उसने सपोज उसने एक पुशिंग स्कीमा ली या फिर एक ग्रेस्पिंग, सकिंग नहीं हुआ, पकड़ के रखा है जोर से, ग्रेस्पिंग स्कीमा। नाउ is he satisfied with this new schema accommodation? If he is, then it is well and fine। अगर नहीं satisfied हुआ है, then he will either cry or shout or do some you can say abnormal activities। ठीक है, so ये जो तीसरा वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसको कब कहते हैं कि when he has adjusted with the new toy that you have given to him, उसने एकोमोडेट कर दिया है। ही इज सेटिस्फाइड विद हिज न्यू स्कीमा, कि उसने जो पहला स्कीमा छोड़ के एक नया स्कीमा जो उसने ले लिया है ग्रैस्प करने का, ना ही इज सेटिस्फाइड, ओके मुझे सक करना नहीं आया तो बड़े बड़े टॉय को मैं अच्छे से ग्रैस्प कर रही हूँ। सो ही इज हैप्पी विद द एकोमोडेशन, सो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एडजस्टमेंट। ओके, सो ये जो 3 टर्म है assimilation, accommodation and equilibrium, they all together denotes cognitive functioning। ये तीनों all together cognitive function को signify करते हैं। Okay, I hope you are clear with cognitive structure and cognitive functioning। इतना tough नहीं है। Cognitive structure, it is about the different schemas that we have, and cognitive function is assimilation, accommodation and equilibrium। Okay, now let's come to the different stages of intellectual development। Okay, now John Piaget, what he has said that there are 4 stages of
intellectual development, or you can say 4 stages of cognitive development. The word intellectual development is nothing new. ये कोई अलग word नहीं है. Intellectual it is a different name to cognitive. ठीक है? Now you see, ये जो changes आते हैं, different schemas लेते हो या फिर different adjustments जाते हो, the changes and developments in one's cognitive structure are brought about by interaction with one's physical and social environment. ये जो different changes है, ये कहाँ से आते हैं? Through interactions with one's physical environment, जो आपके आसपास non-living things है, या फिर living organisms है, whatever, and social environment. The environment, that is the environment that we have in totality with people around us. Okay, now उन्होंने किन stages के बारे में कहा गया है, let's discuss. Okay, यहाँ पे और एक चीज मैंने अंडरलाइन किया था. This line it seems to have some kind of meaning and relation. That is, although children of the same age may differ in terms of possession of mental activities. जैसे कि suppose class 3 के हर एक बच्चे का एक ही mental ability होगा, it's not sure. हम नहीं कह सकते. हर एक का rate है, अलग होता है possess करने का. कुछ बच्चे they memorize very easily, but there are some children they find difficult in memorization. So children of the same age they may differ in possession of mental ability. Difference आ सकता है, but जो pattern है in which the abilities of evolve, the pattern of development are quite constant and universal. जो develop करने का pattern है, जो यहाँ पे stages जो different जॉन पियाजे ने कहा है, ये सब एक पैटर्न है कि इसके बाद ये स्टेज आएगा, इसके बाद ये स्टेज आएगा. दिस इज कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल. ओके, बट देयर माइट बी डिफरेंस इन पोजेशन, कि किस तरह से आप नॉलेज लेते हो. द प्रोसेस, द कॉग्निटिव प्रोसेस, देयर माइट बी सम डिफरेंस दो इन द सेम एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. नाउ द फर्स्ट stage is sensory motor stage, which starts from birth to 2 years. यहाँ पे ऐसे ही मैंने पेन से लिख के रखा था, so that देखते ही I can guess it out. So birth से 2 years तक ये sensory motor stage start होता है. So यहाँ पे दो word है, sensory and motor. Obviously use of senses and motor skills. इस stage की खासियत क्या है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, absence of language. बच्चे लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज नहीं करना जानते. वो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट फॉर्म अ लैंग्वेज. ओके, सो एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, ये आपको अच्छे से याद रखना है. एंड इट इज लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शन. इस स्टेज में सिर्फ आपको यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर इंटरेक्शन से दिखाई देंगे. ठीक है, सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जस्ट यू गो थ्रू द पॉइंट्स. जैसे कि एट बर्थ जन्म लेते ही कुछ स्कीमास यहाँ पे दिए गए. रिफ्लेक्सेस या स्कीमास कैसे होता है, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग, ग्रैस्पिंग. लेकिन ये जो स्कीमास या रिफ्लेक्सेस है, दीज आर लिमिटेड टू सर्टेन थिंग्स ओनली. लेकिन ड्यूरिंग द 4 months ये जो स्कीमास है, दे ब्रॉडन. मतलब ये सकिंग, whatever they find they sucks, whatever they sees they stares, whatever they sees they go to reach it, and whatever he gets grasp it. So next 4 months में ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है. जन्म लेते ही थोड़ा लिमिटेड रहता है, लेकिन after 4 months it gets little broadened. Then by 8 months what happens, he starts to understand this concept, object permanence. ये word आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम्स में आते हैं. What is object permanence? फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक चीज आप बच्चे को देते हो, फिर आप देखते हो कि ही स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग इट. तो आप क्या करते हो, उस चीज को आप हाइड करना, उसको उस बच्चे से दूर रखना चाहते हो. फिर भी वो जिद करता है, तो आप क्या करते हो कि आप कहीं उसको छुपा देते हो. तो छुपा देते ही क्या होता है कि ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि ओके, कहीं ये है नहीं, नाउ इट्स नो मोर एनीवेयर. ठीक है, लेकिन ये जो 8 months का एज होता है, बाय द एज ऑफ 8 months ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि हर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स परमानेंटली, इवन इफ यू
hide them somewhere, they still exist, ये जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ में आ जाता है. अगर by 8 months आप कोई चीज छिपा देते हो, then he will go for looking for it, go for finding it. ठीक है, कि आप उसको कितना भी समझाओ, नहीं नहीं ये चीज है, आप मुझे कहीं आपने छिपा के रखा है, मुझे दो, वो है. ठीक है, इसका मतलब उनको ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट है वो समझ में आता है कि हर एक चीज का एक एग्जिस्टेंस होता है. until and unless आप उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हो, it will still exist. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट परमानेंस. नेक्स्ट 1 2 3 और एक फोर्थ. ओके, 3 पॉइंट्स आ गया. सो यहाँ पे आपको बस इतना ही समझना है, बस ये ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड आपको अच्छे से समझना है कि जो परमानेंट है, एग्जिस्टेंस है हर एक चीज का, ही डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ इट. उसे समझ में आ जाता है कि चीजें छिपा देने से वो मतलब क्या कहते हो कि वैनिश नहीं हो जाता है, उसके एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता है. ठीक है, ही स्टार्ट्स गोइंग फॉर फाइंडिंग इट. एक एज होता है जब उसको छिपा देते हो तो उसे लगता है ओके वो अभी है, नहीं है यार, अब इसको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो चला जाता है. नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये कब स्टार्ट होता है? 2 से 7 साल तक, 2 to 7 years. यहाँ पे क्या डिफरेंस है सेंसरी मोटर स्टेज में? दिस पॉइंट, द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज लर्न करते हैं, लैंग्वेज में, भाषा में बात करना सीखते हैं. ठीक है, और सेंसरी मोटर तो होते ही है, ऑब्वियसली दिस इज द एडवांस फॉर्म ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर तो होंगे बट विथ सिंबल्स. यहाँ पे वो लोग साइन सिंबल्स इसके बारे में ज्यादा जानने लगते हैं. तो इस स्टेज का और 2 फेज है, वो है प्री कंसेप्चुअल फेज एंड इंट्यूटिव फेज. तो पहले हम समझते हैं प्री कंसेप्चुअल फेज क्या है. हाँ, यहाँ पे प्री मतलब पहले से, और कंसेप्चुअल कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट डेवलपमेंट उनका अच्छे से नहीं होता है, मतलब कंसेप्ट डेवलपमेंट के थोड़ा आगे का फेज है ये प्री कंसेप्चुअल. रूडिमेंटरी है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मतलब कि उतना कंसेप्ट आता, मतलब दे आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉइंट ए में कहा गया है कि दे स्टार्ट कॉलिंग ऑल मैन डैडी, ऑल वुमेन मम्मी. मतलब उन्हें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि मम्मी फीमेल क्लास में पढ़ते हैं और डैडी मेल क्लास में पढ़ते हैं. दे कैन डिस्टिंग्विश इट, बट दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि इतने सारे फीमेल में कौन से मदर होंगे या फिर इतने सारे मेल में आप डैडी को कौन सा, मतलब he cannot tell the names separately. Okay, that happens. It's not about recognition. मम्मी पापा को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे, बट वो जो क्लास डिफरेंस, वो जो स्पीसीज डिफरेंस, हर एक इंसान का जो अपना वजूद वाला कंसेप्शन, he is not clear with that. That is why they think that all men are daddy and all women are mummy. Okay, that means the concept is not that clear. Okay, ना ये 4 साल तक होता है, लेकिन आज के बच्चे एडवांस है, वे समझ जाते हैं about the difference in their father and mother, but it's just a generalized concept. Now, point B में क्या है? Their mode of thinking and reasoning, it's quite illogical. कुछ भी, मतलब कोई भी reasoning नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं वो. जैसे कि neither inductive deductive, आप उसको पूछो क्यों, वो कुछ भी आपको बहाना बना देते, कुछ भी आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे देंगे जिसका कोई ना कोई स्टार्ट पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है. इलॉजिकल जो हम बोलते हैं, उसके रीजनिंग का कोई वैलिडिटी नहीं है. ओके, सी टू इमेजिनेटिव. इस स्टेज में वो लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, दे गो फॉर टू मच ऑफ इमेजिनेशन. एंड डी इगोसेंट्रिक नेचर, मतलब मैं क्यों हूँ इस दुनिया में कि मेरे लिए ही सब कुछ है. यहाँ पे जो होता है, बारिश भी होता है तो मेरे लिए, धूप भी होता है तो मेरे लिए, यहाँ पे घर पे जितने लोग हैं वो सिर्फ मेरे लिए है, मुझे ही सब लोग इम्पोर्टेंस देंगे. ईगोसेंट्रिक. उसे ये नहीं पता होता है कि दुनिया एक्चुअली किस तरह चलता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिम बट आउट ऑफ हिम. तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. नाउ इंट्यूटिव फेज इट्स लिटिल एडवांस फ्रॉम प्री कंसेप्चुअल. यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तो होता है, थोड़े at this stage the child processes towards the formation of various concepts.
थोड़े एडवांस लेवल में होता है। और इस स्टेज कौन से ईयर्स में है? 4 to 7। सो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैथ्स भी करने लगते हैं, साइंस भी अच्छे से पढ़ने लगता है। सो एट दिस स्टेज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स टू अ गुड लेवल, मींस एट अ मोर एडवांस लेवल। बट ये टर्म आपको याद रखना है, रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट वो लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं इंट्यूटिव फेज में। नाउ व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज कंजर्वेशन? रिवर्सिबिलिटी इज कि सपोज आपका एक सिस्टर है, सपोज एक बच्ची का शी हैज अ एल्डर सिस्टर, तो उसको ये लगता है कि वो जो एल्डर सिस्टर है वो उसकी बहन है, लेकिन वो भी उसकी बहन है। दैट रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट शी मिसेस। ओके, वो रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट वो लैक होता है। यहाँ पे एक अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। When a child realizes that not only has he a brother, but his brother also has a brother in him. ठीक है, जो रिवर्सिबिलिटी, मेरी एक सिस्टर है लेकिन उसकी भी मैं सिस्टर हूँ, या फिर मेरा एक ब्रदर है और उसका भी मैं ब्रदर हूँ, ये जो रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस है दैट ही लैक्स, वो उसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक आपको अच्छे से फिगर दिया हुआ है, देखिए सेम साइज कंटेनर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, नाउ यहाँ पे कंटेनर के साइजेस अलग है, लेकिन जो क्वांटिटी है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो एक है। नॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी पानी ले सकते हैं दैट इज सेम। सपोज यहाँ पे 1 लीटर पानी है, यहाँ पे साइज अलग है लेकिन जो 1 लीटर पानी लेने का क्वांटिटी वो सेम है। ओके, लेकिन इसको जब ये बच्चे देखते हैं उनको लगता है कि इस फिगर में पानी ज्यादा है, इसमें कम है। तो ये जो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है ये वो लोग लैक करते हैं। दैट मीन्स उनको थोड़ा से समझने में प्रॉब्लम होता है, इट टेक्स अ टाइम। यहाँ पे और एक फिगर है वो देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे मैं जब बस कंसेप्ट बता के जा रही हूँ, आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी आएगा आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। ओके, मैंने बस कंसेप्ट क्लियर, आप अब पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कितना फास्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये फिगर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बीड्स के बीच में स्पेस है, हल्के हल्के करके रखा है, यहाँ पे टुगेदर रखा है। अब ये बच्चों को 4 to 7 इयर्स एज के बच्चों को अगर आप ये दिखाओगे तो उनको लगेगा कि पहले में ज्यादा बीड्स है, दूसरे में कम है। तो ये जो कंजर्वेशन क्वालिटी है कि दोनों में जो इक्वल, वो उनको समझ नहीं आता। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट इंट्यूटिव फेज में रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन इज लैकिंग। ओके, और वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो कि है आपके 7 to 11 इयर्स। 7 से जो आपका फ्रॉम 7 अबाउट 7 से आपका जो 11 इयर्स तक का जो स्टेज है, इस स्टेज में आपको ये कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड लैकिंग थे पहले स्टेजेस में, वो सब हाई ऑर्डर में इसमें आ जाता है। ओके, so concrete, the word concrete only shows it's based on concrete, कि आप जो भी चीजें कंक्रीट में देखते हो, इसीलिए तो प्रैक्टिकली चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में आप जो चीज देखते हो उस पर ज्यादा बिलीव करते हो इंस्टेड ऑफ मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, नाउ यहाँ पे पॉइंट्स है, आप एक बार पॉइंट्स यू गो थ्रू, बट फिर भी मैं एक बार समझाती हूँ कि चाइल्ड नाउ लर्न्स टू डील विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज दैट एग्जिस्ट ओनली इन मेंटल टर्म्स। मतलब कि जो सपोज कंक्रीटली जो देख पाते हैं, सपोज जो कि बुक में वो लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे इस स्टेज में कम होता है। कम मतलब कि यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा ही बोल सकते हो। दिस स्टेज इज बेस्ड ऑन ओनली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ओके, so his thinking becomes little logical and systematic than the before stage. तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना,
हर एक चीज का जो डिसएडवांटेज था वो नेक्स्ट स्टेज में पूरा हो जाता है। इसके पहले वाले स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो भी लैग बिहाइंड्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ना यहाँ पे एबिलिटी टू कंजर्व, जो कि मैंने बता दिया कि रिवर्सिबिलिटी कंजर्वेटिव वो अच्छे से हो जाता है। देन नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, मतलब बाकी पहले स्टेजेस में जो जो भी लैगिंग बिहाइंड थे वो यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सब हो जाता है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिस स्टेज इज मेनली बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट थिंग्स, जो वो लोग देख पाते हैं, ठीक है, महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो की है 12 से 15 इयर्स। इस स्टेज में हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस चलते हैं। बाकी सारे स्टेजेस के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे सबको कवर अप कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विथ लॉजिकल थिंकिंग सब आ जाता है, सिंबलिज्म आ जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योर इमेजिनेशन। ऐसा नहीं कि जो भी चाहे इमेजिन कर दिया, नेसेसरी इमेजिनेशन जो कि हम चाहिए। So this is the last stage, formal operational stage, class sorry एज 12 to 15। देखिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स में कौन सा स्टेज आता है, तो वहां पे यहाँ इसलिए एज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी लेवल आ जाने से हमको पता चल जाएगा इट्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सो आई होप कॉग्निशन प्रोसेस एंड द स्टेज इज क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके